दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो जब मुझे लगा कि नहीं अब बता देना चाहिए, तो जब मैंने बताया तो मेरे पापा इतने खुश हो गए कि 6 महीने से सीख ली, क्या क्या सीख ली है। निका पापा बहुत राग वाग कुछ बहुत सीख लिए हैं और गाना वाना भी 1-2 भजन। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा स्कूल में सुनेंगे तुम्हारे एनुअल फंक्शन में। तो फिर एनुअल फंक्शन में गए, जब उन्होंने सुना। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है नर्मदा मोटर्स के द्वारा, जो कि एक ईजीएस्ट वे है टू बाय स्पेयर पार्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कार के स्पेयर पार्ट्स, व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन के मशीनरीज खरीद सकते हैं, जिसका आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। इस कंपनी का एक लिंक है जो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खास बात यह है कि ये कंपनी इंडिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, यूएई, बांग्लादेश तक सप्लाई करता है। एंड आई एम श्योर जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको मशीनरीज, व्हीकल्स, ट्रक्स के पार्ट्स मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, वो भी बहुत से अच्छे डिस्काउंट में। सो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लुक आउट फॉर द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे इनका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेटा बेट स्कूल्स के अनदर एपिसोड में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप अपने फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज हर जगह पटना में पट खुल गया है, तो हम श्योर अब बाहर जाएंगे, माता का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे उनसे। जब भी कभी फेस्टिवल का नाम होता है तो आपके मन में या फिर आपके जहन में एक ऐसे आवाज़ आता है जो आपके हमेशा गूंजते रहता होगा। चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, एक डिवोशनल संगीत हर लोग के घर में बजता है। अगर आप फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो एक आवाज़ ऐसी है जो हम श्योर आप सभी को पता होगा। आज हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे कराएं? जनरली तो हम उनका नाम लेकर बताते हैं, लेकिन आज आप पे छोड़ते हैं। वो हमारे लिए कुछ पंक्तियाँ गाएंगी, आप आवाज़ पकड़िएगा, फिर हम उन्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे। जगदम्बा घर में दियरा बार आईने हो, जग तारण घर में दियरा बार आईने हो, जगदम्बा घर में दियरा। थैंक यू। वेल आई एम श्योर अभी तक आपको आइडिया मिल चुका होगा कौन है हमारे गेस्ट। हमारे गेस्ट आज की बिहार की बहुत ही पॉपुलर सिंगर, जिनको हर लोग प्यार करते हैं, जिनके आवाज़ के हर लोग दीवाने हैं, स्वाति मिश्रा जी। हेलो मैम, थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे शो पर आए। बिहार में त्यौहार का उत्सव चल रहा है, उस टाइम पे आपसे मिलने का मौका मिला, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अच्छी बात है। प्लस आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और थैंक आप यू सो मच। थैंक यू। मेरे घर पे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी में लोग हेलो ट्यून जो राम आएंगे गाना है वो अभी भी है। चाहे वो मेरे भतीजे हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो वो लोग आपके आवाज़ के बहुत कायल हैं। आई एम श्योर जितने भी बिहार के लोग हैं या फिर इंडिया के भी लोग हैं, दे आर बिग फैन ऑफ योर वॉइस एंड योर पर्सनैलिटी। सो आई एम सो हैप्पी कि आज आपसे इंट्रैक्शन होने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। लोग इतना प्यार करते हैं, इतना गाने को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं अपने घरों में, अपने फैमिली, पता नहीं किस किस को भेजते हैं, सुनाते हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, जो कि मुझे लगता है मैं डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, फिर भी आप सब इतना प्यार करती हो। थैंक यू। नहीं मैम, आप बिल्कुल डिजर्व करती हैं इस चीज़ के लिए। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी यूनिक रहेगा। हम कोशिश करेंगे मैम से वो सब बात करने की जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। चलिए, संगीत के बारे में तो बात सभी लोग करते हैं। हम जानना चाहते हैं रिगार्डिंग आपके पहले के अर्ली लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में। मेरी अर्ली लाइफ और मेरी चाइल्डहुड बेसिकली बहुत अच्छी रही है। बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत सपोर्टिंग फैमिली मिली है। स्पेशली आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर। पापा से मेरी बहुत बहुत चीज़ों पे बात होती थी। बचपन से ही मेरे पापा मुझे बहुत टाइम देते हैं और बहुत हम बात करते हैं। उनको भी मेरे से बात करना बहुत पसंद है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई कि कैसे लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये बात बचपन से उन्होंने मेरे दिमाग में फीड की है। और भी बहुत सारी इधर उधर की बातें, मैं स्कूल की बातें भी आके पापा को बताती थी, शेयर करती थी। एक गॉसिप पापा के साथ करती थी मैं, और अभी भी वो गॉसिप वाला फेज़ है। अभी भी पापा के साथ मैं बहुत सारी गॉसिप करती हूँ। बात जनरली ये होता नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ अपने पापा के साथ गॉसिप और वो भी मेरे साथ करते हैं। तो मैं अपने फैमिली में पापा के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। फिर मम्मी है, मेरी सिस्टर है। तो मेरी फैमिली एक बहुत ही लविंग, टचवुड, बहुत ही लविंग, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही केयरिंग फैमिली है, जो हमारी फैमिली में एक दूसरे पे लोग जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा है।
वेल काफ़ी स्वीट इंट्रोडक्शन था इनके फैमिली के बारे में। आपके फादर से भी हम जस्ट पहले कुछ देर पहले, एंड ही वाज जी। सो जॉली, लंबे चौड़े एंड सो एक्साइटेड। तो बहुत अच्छा यस। लगा उनसे मिल करके, कुछ तारीफ भी किया उन्होंने मेरे बारे में, तो बहुत पसंद आया जिस तरह से वो मेरे से ग्रीट कर रहे थे। एंड ऐसे ही है वो। यही रीज़न है ना कि घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहा और हमेशा दिमाग हमेशा पॉजिटिव ही सोचता रहा। कुछ भी अगर हम नेगेटिव लेके बैठते भी हैं तो वो एक्चुअली माहौल को इतना चीयर अप कर देते हैं कि आपको कभी रिजल्ट भी अगर ख़राब आ जाए तो उसके लिए हमने आज तक ब्लेम नहीं झेला है कि तुम पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। रिजल्ट अच्छा आएगा तो सेलिब्रेट तो करेंगे, ख़राब आएगा तो और सेलिब्रेट करेंगे ताकि अगले साल इससे अच्छा करें। तो बहुत इनकरेज करते हैं फैमिली से। मैंने कहा ना कि कुछ कुछ तो अलग है जो हमने इस जन्म में ऐसे पिता और ऐसे माता मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोला कि एक फादर का ब्लेसिंग या फिर मदर का ब्लेसिंग लाइफ में बिहार से स्टेट में बहुत ज़रूरी होता है। दो चीज़ आपसे पूछेंगे स्टार्टिंग में। पहले तो बहुत लोग कंफ्यूजन है कि आपका नेटिव प्लेस या तो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, बहुत डिबेट चलता बिहार है। छपरा। छपरा, यस, तो ये चीज़ छपरा लोग बिहार से मैं हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में आता है, नहीं ये तो मैडम उत्तर प्रदेश से है क्या। वहाँ अभी भी बहुत है। कभी कभी लोगों को लगता है मैं दिल्ली से हूँ, कभी मुंबई से हूँ, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन मैं बिहार से हूँ। सो मैम बिहार से हैं, छपरा से हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट जो भी मिसकॉन्सेप्शन का है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने सिंगिंग को चूज़ किया अपने करियर के लिए, ये चीज़ कब स्टार्ट हुआ और आपने किसी को इंस्पिरेशन मान के इसको स्टार्ट किया या फिर खुद ही होते चला गया। एक्चुअली फैमिली में बचपन में जब मैं टीवी पे या साउंड सिस्टम पे गाने सुनती थी, स्पेशली छठ के टाइम पे और नवरात्रि के टाइम पे पूरे दिन गाने बजते रहते थे। शारदा मैम के, अनुराधा पौडवाल जी के, और लेटर ऑन फिर कल्पना जी के हमने गाने सुनने शुरू किए हैं। फिर श्रेया घोषाल के गाने, जब फिल्मों में गई तो मैंने फिल्में गाने सुनने लगी तो श्रेया घोषाल जी के गाने सुने, फिर लता मंगेशकर जी के गाने सुने। तो ऐसे सुनते 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 मुझे लगता है कि बहुत ही बचपन में, जब समझ भी नहीं होती है कि करियर नाम का कीड़ा क्या है, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत बचपन में। लेकिन आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो आई एम श्योर, जैसे अपने पेरेंट्स की बात की, तो क्या आपने उन्हें अप्रोच किया कि मुझे पढ़ाई लिखाई थोड़ा साइड करना है और मुझे गाना ही गाना है। एक्चुअली शुरू में मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई साइड करने की बात करूँगी और गाने को फ्रंट पे रखने की बात करूँगी तो शायद मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए शुरू के 6 महीने मैंने पापा से छुप के ही सीखा म्यूज़िक। पर जब उनको, अच्छा ये एक चीज़ मेरे पापा में ये है कि मेरे पापा हमेशा मेरी सोच से बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन देते हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं 6 महीने से म्यूज़िक सीख रही, मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं छुपाना चाहिए मुझसे, नहीं झूठ क्योंकि मैं पापा से बहुत बात करती थी, मैं कितना छुपाऊंगी। तो जब मुझे लगा कि नहीं अब बता देना चाहिए, तो जब मैंने बताया तो मेरे पापा इतने खुश हो गए, कह रहे 6 महीने से सीख ली, क्या क्या सीख ली है। मैंने कहा पापा बहुत राग वाग कुछ बहुत सीख लिए हैं और गाना वाना भी एक दो भजन। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा स्कूल में सुनेंगे तुम्हारे एनुअल फंक्शन में। तो फिर एनुअल फंक्शन में गए, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कम्प्लीटली बोला कि नहीं नहीं है। जब सुन लिया मुझे सामने से गाते हुए, तब उन्होंने शाम को आए और मुझे बोला अरे तू तो बहुत अच्छा गाती है रे। तो हम बोले कि हाँ। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है अब तुम प्रोफेशनली इसको सीखो और इसमें आगे बढ़ो, जहाँ तक सहयोग होगा, जो सहयोग होगा हम सब करेंगे, तुम यही करो। ये किस क्लास या फिर किस साल की बात है ये। ये क्लास मेरे ख्याल से ये सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड की बात है, जब पहली बार उन्होंने सुनी थी ये चीज़। उसके बाद फिर मैंने स्कूल चेंज किया क्योंकि जिसमें मैं पढ़ती थी वो हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम इन द सेंस ऑफ कि शिशु मंदिर का आपने नाम सुना होगा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो उसमें सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत में पढ़ाई जाती हैं, और मैं बोकारो से आई थी तो मैं उस स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे पापा ने इंग्लिश मीडियम में डाला उसके बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल ही वीक हो गई थी पढ़ाई में, जबकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 98 99 स्कोर करती थी मैं मैथ में, तो एकदम ही वीक हो गई थी। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश मीडियम में गई, वहाँ थोड़े बहुत पढ़ाई में कुछ साल बिताए, लेकिन फिर भी सारे इवेंट्स स्कूल के जितने एनुअल फंक्शन एंड ऑल सब में बहुत एक्टिव रहती थी। उसके बाद फाइनली मैंने 7th क्लास से सीखना शुरू किया। वेल एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिहार में आर्टिस्ट लोग तो हैं लेकिन वो लोग उस रीच पे या फिर उस मुकाम पे पहुंचने में थोड़ा स्ट्रगल देखते हैं। आपके लाइफ में इनिशियल फेज में कुछ चैलेंजेस था जो आपको देखना पड़ा रिगार्डिंग कि यार चुन तो लिया है लेकिन क्या इसका फ्यूचर है भी। पहले नहीं रास्ता पता था, सीरियसली मुझे कुछ रास्ता नहीं पता था पहले कि सीख तो रहे हैं पर करना क्या है। सबसे पहले इंसान जब सिंगर या आर्टिस्ट या एक्टर कुछ भी बनने को सोचता है तो सबसे पहली जो याद आती है बॉलीवुड की याद आती है कि बॉलीवुड में जाना है। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से मुझे ऐसा था कि बॉलीवुड में तो मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं गाऊंगी, लेकिन मुझे था कि एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग कोई चीज़ गानी है। तो फिर लेकिन रास्ता नहीं पता था।
तो फिर जब यूट्यूब आया, सोशल मीडिया आया, तो मैंने कहा कि अब मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगी। उस समय भी नहीं पता था कि ये कहाँ मुझे लेके चला जाएगा। मैं सोच रही थी कि इससे करती हूँ, शायद कुछ तो रिजल्ट आए, गाना वाना 4-5 हज़ार लोग सुन लें, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन इतने करोड़ों लोगों तक गाना पहुँचा देगा सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया पे, आज ही मेरी चर्चा चल रही थी कि लोग बड़ा इजीली बोल देते हैं कि किस्मत का खा रही है स्वाति, तो मोदी जी ने प्रमोट कर दिया, रातों रात हो गई वायरल और अब किस्मत का खा रही है। लेकिन उन सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, मैं किस्मत का तो खा रही हूँ, मानती हूँ मैं, कृपा है प्रभु श्री राम की और मोदी जी का सपोर्ट है। लेकिन साथ ही मैंने 300 गाने किए हैं, तब जाके 301 गाना जो है राम आएंगे हिट हुआ। और वो 300 गाना बनाने में बहुत मेहनत, एफर्ट, पैसे बहुत कुछ लगते हैं। हम 4-4 बजे, 5-5 बजे सुबह में सोते थे गाना करके। तो जो 301वां गाना था राम आएंगे, वो हिट हुआ और लोगों को लगा कि मैंने सिर्फ वही गाया है और वो हिट हो गया और मैं किस्मत का खा रही हूँ। बट उसके पहले की 300 गानों का स्ट्रगल, 7 साल की मेहनत कोई नहीं देखता है। वेल ये चीज़ तो काफ़ी नोन हो चुका लाइफ में कि लोगों को लगता है कि सक्सेस ओवरनाइट मिलता है, जो कि ऐसा होता कुछ नहीं है। ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता जो है। कि उनके बैक स्टोरी जो होता है, अगर आप जानोगे देन यू कैन कमेंट। उस ओवरनाइट के लिए कितने नाइट ओवर काम करना पड़ता है, तब जाके वो ओवरनाइट एक दिन सक्सेस आता है। बट ठीक है, अगर लोगों को ऐसा, स्पेशली कई कलाकारों से मैंने ऐसा सुना है, आम लोग तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन कई ऐसे मैंने कलाकारों से सुना है जिनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे क्यों इतना हाइप मिल गया, इनसे ज़्यादा मेहनत तो हम करते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा तो हम गाते हैं, पर इनको क्यों मिल गया। तो अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मैं अगर अपनी किस्मत का खा रही हूँ, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे, उसी का तो रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं अच्छी हूँ इसका मतलब। नहीं बिल्कुल, वो चीज़ हम इसको जोड़ सकते हैं लाइफ से भी कि लोगों को लगता है ना कि एक किस्मत के भरोसे इसका लाइफ चल गया। बट जैसे आपने बोला कि आपने 300 रात ओवरनाइट काम भी किया है, जो कि लोगों को नहीं पता है। 7 साल, 7 साल। 300 गाने। चलिए आपके पहले गाने के बारे में बात करते हैं। 300वां जो हटा दीजिए, जो हर लोगों को पॉपुलर है, लोग जानना चाहते हैं कि जो यूट्यूब आपने स्टार्ट किया, आई एम श्योर उस टाइम पे ज़्यादा कोई पॉपुलर होगा ना, आपको इंस्पिरेशन भी कोई नहीं होगा। आपका वो फर्स्ट सॉन्ग, वो थिंकिंग, वो क्या था और वो क्या आपने पोस्ट किया था मैंने उसका? फर्स्ट सॉन्ग जो पोस्ट किया था, जीवन में जो मैंने पहले गाना गाया था वो भक्ति था। और जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो पहला गाना मैंने पोस्ट किया था वो आपके प्यार में हम संवरने लगे था। अच्छा। उस समय वो इंस्टाग्राम पे नहीं, सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल चल रहा राज था। मूवी का। तो मैंने सोचा मैं वही गा के डाल देती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ गाऊँ मैं कि आवाज़ अच्छी आए। तो वॉशरूम में आवाज़ गूंज रही थी, तो मैंने कहा मैं यही गा के डालूंगी। तो वहाँ मैंने गा के डाला, वो अलग स्टोरी है। तो हाँ, उसी से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने कई फिल्मी गाने गाए हैं, कई भक्ति गाने भी गाए। भोजपुरी नहीं गाया था कभी, भोजपुरी मैंने अभी शुरू किया है गाना। और उस वक्त आपके पास शायद माइक भी नहीं होगा या फिर कोई डिवाइस कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं था, मेरे पास एक फ़ोन था और मुझे इतना पता था कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। किसी किसी के पास ये फ़ोन भी नहीं होता है, तो वो क्या करता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं शुरुआत करूँगी। जब मैंने पहला गाना किया तो मैंने अपनी मम्मी को अपना यूट्यूब दिखाया, फिर पापा को नहीं बताया था तब तक। मैंने बोला ना, पापा को मैं शुरू में कुछ बताती नहीं हूँ और जब उनको बताती हूँ तो अलग ही रिएक्शन देते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे एक फ़ोन दिलाया उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा कैमरा था ओप्पो का, और एक माइक दिलाया कुछ 1200 समथिंग का। तो उससे मैंने शुरू किया था यूट्यूब। मम्मी आपकी सपोर्टिव थी, लाइक सीक्रेट पार्टनर होता है, बेस्ट फ्रेंड टाइप की? हाँ, वो सीक्रेट पार्टनर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पापा को पता चलेगा तो वो ये सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब क्यों स्टार्ट कर दी, पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर ले फिर संगीत सीखे। लेकिन जब मैंने पापा को बताया तो अलग ही खुश हो गए। पूरे दिन मेरा ये गाना चला रहे हैं, पूरे दिन मेरी मम्मी कह रही है कि एक तो तुम इनको बता नहीं रही थी, बता दी तो पूरे दिन ये गाना चल रहा है स्पीकर में, हर जगह लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवा रहे हैं, मेरी बेटी का चैनल है सब्सक्राइब करो, मेरी बेटी का चैनल है सब्सक्राइब करो। तो अलग ही रिएक्शन देते हैं। नहीं बट वो दिखा और वो कितने प्राउड है आपको लेकर। हम लोग बस 2 मिनट बात किए तो एक फादर के लोग क्या चाहता है कि दे शुड बी रिमेम्बर्ड एज कि उसके बच्चों के नाम से। तो वो बता रहे थे कि अभी किसी हॉस्पिटल में वो गए थे तो आप स्वाति के पापा हैं ना, आप स्वाति के पापा। तो वो चीज़ को वो बताया बार बार, वो बताना चाह रहे थे कि उनको तंग किया जा रहा था, लेकिन वो एक हैप्पीनेस था कि बिकॉज ऑफ माई डॉटर। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरी ये लाइफ, मेरा ये सक्सेस मेरे पापा एंजॉय कर रहे हैं। और एक बेटी के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि उसने जो किया वो तो किया, मैं तो बचपन से एंजॉय ही कर रही हूँ। मुझे किस चीज़ की कमी रही है, कुछ मैंने लाइफ में कोई कमी नहीं देखी है। मुझे प्यार या फिर कोई अगर चीज़ चाहिए, मुझे ज़िद भी नहीं करना पड़ता था, मुझे मिल जाता था। लेकिन
वो जिद पूरा करने के लिए माँ बाप ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, माँ बाप ने कितने अपने सपने मारे होंगे, माँ बाप ने कितने अपने में भी हो सकता है कि अपना फेवरेट शर्ट ना खरीदा हो, मुझे फिर मेरा फेवरेट टॉप ला के दिया हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अभी अगर वो खुश हैं तो ये मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकती है, दैट ही इज़ हैप्पी बिकॉज ऑफ मी। वो दिखा अभी हम लोग जस्ट 2-3 मिनट के बाद से दिख जाता है ना कि वो कितने जॉली मूड पे हैं, वो अपना एज बता रहे हैं एंड ही इज़ लाइक आप तो अंकल इन योर 50s दिखते हो कि नहीं मेरे एज दिस है और आई एम सो हैप्पी कि आई हैव टू बी लाइक दिस। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके और वो चीज़ दिखता भी है कि उनके सपोर्ट से। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहेंगे कि स्लोगन है मैम इंडिया का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी को सपोर्ट करोगे तो देयर कैन बी अनदर स्वाति मिश्रा लाइक यू। तो ये चीज़ फैमिली पे डिपेंड करता है आप कैसे हाँ सपोर्ट करते हैं इस बिल्कुल चीज़ को। बिल्कुल। कोई इंसान क्या बनता है, उसके क्या संस्कार हैं, वो आगे चल के समाज में क्या काम करेगा, किसको ट्रबल करेगा, किसके साथ अच्छा बिहेव करेगा, किसके साथ वो दगा करेगा, वो सब डिपेंड करता है कि वो कैसे संस्कार से आया है। लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि हम माँ बाप थोड़ी ना ऐसा संस्कार देते हैं कि तुम ये गलत काम करो, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत उन्होंने अलग वे में किया होता है जिससे उस बच्चे को गलत चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं, तभी वो ये सारी चीज़ें आके करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में जो भी है सब उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से। वेल मैम आपने इससे एक आर्टिस्ट के लिए एक ड्रीम होता है कि सुबह उठो एंड देयर कैन बी सक्सेस अंडर योर नेम। हर एक हम सोचते हैं मेरा भी इफ आई राइट बुक तो ड्रीम यही होता है कि हम सुबह उठ रहे हैं और मेरे लिए सब कुछ स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली मेरी लाइफ एक ड्रीम ही है। हाँ। मैं सुबह उठी और ओवरनाइट सो के जो उठी मैं सुबह, और सुबह सुबह मेरी जीवन एकदम 360 डिग्री चेंज हो गया। उसी के बारे में हम बात करने वाले जी। थे कि आपने 301वां गाना जो गाया राम आएंगे करके, फिर वो मोमेंट के बारे में प्लीज़ बताइए कि वो कैसे हुआ, आपका लाइफ पर्सनली कैसे चेंज हुआ, वो दिन कैसा बीता एंड हाउ वाज द रिएक्शन जो आपने हार्डवर्क किया 7 साल से, फैमिली जो पीछे हैं आपके, जो पीछे लोग खड़े थे, जो लोग आप पे हंसते भी होंगे इनिशियल डेज पे, तो सबके रिएक्शंस बताइए। उन सबके रिएक्शंस तो बड़े प्राउड वाले हैं, दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, कि वो मुझसे कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और एसोसिएटेड हैं। और कभी मेरा मजाक बनाते थे, आज मैं कहाँ पहुँच गई। खैर, जो कुछ अलग करता है ना समाज में, जो चीज़ें एक रूल बनाई हुई हैं, या तो लड़कियों के लिए रूल बनाया हुआ है तो लड़कों के लिए ये करना है, इसके बाद ये करना है, 10th के बाद ये कोर्स करना है और शादी। तो उनके हिसाब से अगर कुछ अलग करोगे तो ऑब्वियसली आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट सुबह सुबह लाइफ बदलने वाली जो रिएक्शन है जो आप बात कर रहे हो, ये वाकई मेरे साथ हुई है। ये 7:समथिंग पे प्रधानमंत्री जी ने इसको पोस्ट किया था, और तब से मेरे पापा के कॉल लगातार आ रहे थे और मैं 3 बजे शो करके आके सोई हुई थी। तो मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था कि वो क्या फ़ोन कर रहे हैं, किसका फ़ोन आ रहा है। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने आके मुझे जगाया, और मैंने कहा कि उसने जब बताया कि पापा ने फ़ोन किया था, ऐसा ऐसा कोई चीज़ है, मैंने कहा तुम लोग बस मेरा दिमाग ख़राब करते हो, तुम लोग को पता है मैं आई हूँ शो करके और सोई हूँ, तो तुम लोग को समझ में नहीं है। मैं लिटरली गुस्सा हुई, समझ, सुबह सुबह मजाक करने का ये टाइम है। उन्होंने कहा मजाक करने के लिए तो सुबह सुबह आऊँगा, अपने पापा से बात तो करो। तो मैंने पापा से बात किया। पापा कह रहे छोटी, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ वाले आए हुए हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा अरे झूठ है पापा। कह रहे न्यूज़ वाले झूठ में थोड़ी आ जाएंगे, चेक करो। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर वो असली आईडी निकली और मेरा गाना निकला। मुझे यकीन ही ना हो, जब तक मैं यकीन करती तब तक मेरे इतने फ़ोन्स आने लग गए हैं। एक दिन में हज़ार मिस कॉल, हज़ार लोग घर में आ रहे हैं अंदर, इतने सारे लोग जो नहीं भी जानते हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। मैं कुछ अलग ही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो चीज़ मुझे उस दिन तो रियलाइज़ ही नहीं हुई कि हुआ क्या, लेकिन अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ, तो ये बदलाव मुझे अब रियलाइज़ होता है कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया ये। तो राम एक्चुअल में घर आ गए थे। हाँ, राम जी तो हमेशा से मेरे दिल में है, लेकिन हाँ एक्चुअल में मेरे जीवन में जो मैंने गीत गाया, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तो अगर मैं अपने जीवन को झोपड़ी समझूं तो मेरे भाग्य को तो उन्होंने खोल ही दिया। और मैम आपको दिखा मतलब मेरी गूज़बम्स आए देख करके, बिकॉज ये स्टोरी हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि ऐसा एक रात हो और ऐसा एक सुबह हो जो सब कुछ बदल के रख दे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना। एक मुकाम में पहुंच के इंसान गिर भी सकता है, लेकिन आपने उस जर्नी को इतने ब्यूटीफुली स्टार्ट किया वहां से कि लोग आपके कायल हो चुके हैं। आप बताएंगे आपने उनसे मिला भी, आप उनसे मिली, आपको एक इंटरव्यू में देखे भी था कि आपको पता नहीं था कि वो आपको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बट ही वॉज अवेयर। कैसा था फर्स्ट इंटरेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका? बहुत बहुत अच्छा था। मतलब मुझे उनसे मिलके लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं।
इतने बड़े इंसान हैं, इतने हम्बली सबसे मिलते हैं, इतने प्यार से सबसे बिहेव करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रा सा कुछ पा लेते हैं तो सामने वाले को थोड़ा छोटा फील कराते हैं। ऐसा आपने भी फील किया होगा कई लोगों से मिलके, एटीट्यूड में और वो पर्सनालिटी में वो घमंड लेके बैठे रहते हैं जैसे कि तुम्हें वो छोटा फील करा रहे हैं। लेकिन जिनके आगे सच में सब बहुत छोटे हैं, उनके पोस्ट के आगे और उनके काम के आगे, उन वो जब आए तो ऐसा लगा कि हमें वो बड़ा फील करा रहे हैं कि हम कितने बड़े हैं उनके सामने। हाथ जोड़ के मिलना, प्रणाम करना, और मुझे पहचान भी गए वो सामने से मिलके। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं प्रधान मिल भी ली इनसे और बात भी कर ली, और मैं सामने बस उनको देख रही थी कि इन्हीं ने मेरा जीवन चेंज किया है। काश कि थोड़ा पर्सनल बात करने का मौका मिलता, मैं इनको सब कुछ खुल के बताती। तो फिर कभी बताएंगे, मिलेंगे तो। आई होप ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे। आई एम श्योर सोशल मीडिया ऐसा होप हो सो। चुका है मैम कि पहुँच जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे आपका लेट्स गाना होप पहुँचा सो। उन तक, आपने सोचा थोड़ी होगा वो पहुँचने वाला है, लेकिन अच्छा, पहुँच। एक चीज़ सोच के मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने बस राम आएंगे ऐसा प्रमोट किया, तो ऐसा लगा कि उन्होंने राम जी का गाना सुना है। बट मुझे इतना पता है कि वो मेरे बाकी गाने भी सुनते हैं, क्योंकि दोबारा फिर उन्होंने निमिया की डांट, जो मेरा भोजपुरी वाला भजन है, उन्होंने फिर उसको रीट्वीट किया पिछले साल। तो पिछले साल नहीं, अभी जो नवरात्रि बीती है ना, आई थिंक मई के पहले, उसमें भी उन्होंने मेरा ही गाना उसमें किया। तो मैं तब भी फ्लाइट में बैठ रही थी और तब भी मुझे मजाक ही लगा था। जब मैं उतरी तो मेरे फ़ोन पे इतने मैसेज, इतने कॉल, तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये भी सत्य था, पहले की तरह मैं भी उसको बिलीव नहीं कर रही थी। तो वो सुनते हैं मेरे गाने, मुझे ऐसा फील होता है। वेल, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चीज़ को न्यूज़ देखा, अपने फैमिली में मिस्ड कॉल्स के आ रही हैं, गेस्ट आ रहे हैं। पर्सनली आप कितनी सेटिस्फाइड हुई कि एक ईयर ऑफ हार्ड वर्क था ये, कि आपको पता था ये चीज़ कि मैं मैं सेटिस्फाई क्या होंगी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो ओवरवेलम हूँ, एक्स्ट्रा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए। मैं तो, ये तो कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि सडनली सब कुछ इतना हो जाएगा और इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सोचा था अभी बहुत स्ट्रगल है, अभी काम करेंगे, गाएंगे, पैसा कमाएंगे, बस यही था। ऐसे सुपरस्टार बनना है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं बस काम कर रही थी। मैं सोच रही थी कि बस लोगों तक मेरा गाना पहुंच जाए और लोग मेरी आवाज़, मेरे गाने, मेरी फीलिंग्स सुने। बस मेरा ये इंटेंशन था। और ये सब स्टार स्टार ये सब बनने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो भगवान ने बस मौका दिया है और भगवान ने बस ऐसा किया है लाइफ में कि ऐसा कुछ हो गया जीवन में। आपकी सीक्रेट फ्रेंड मम्मी का क्या रिएक्शन था उस दिन के बाद से? मेरी मम्मी मुझसे फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए तैयार अपने आप को कर रही थी। अच्छा ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे, उसको मैं लाइन बता दे रही थी मम्मी को, फिर भूल जा रही थी, फिर आधे घंटे बाद फ़ोन कर रही थी, अच्छा इस सवाल के का जवाब बतैलू हुआ। बोले मम्मी यार खुद से जवाब दो ना, नेचुरल लगेगा। ना ना ना, कुछ अगर हम गलत बोल दें तो। बोले तुम अपनी बेटी के बारे में गलत कैसे बोलोगी, नेचुरली बोलो ना। तो मेरी मम्मी का रिएक्शन ये था कि वो उस समय सीख रही थी कि बोलना कैसे न्यूज़ चैनल पे, कोई कुछ पूछ दे अगर मेरे से तो क्या बोलूँगी मैं। तो बहुत खुश थी, और खुशी के साथ साथ एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी हो गई थी। इस मोमेंट के बाद आपने गाना, ऑफ कोर्स गाना छोड़ा नहीं और आपने स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि आपको एक फेम मिल चुका था उनके थ्रू, या फिर आपके गाने को वैल्यू मिल चुका था। उसके बाद की जर्नी के बताइए, आपने उस चीज़ को कैसे स्टार्ट किया कि चलो एक तो आई एम एट द टॉप बट आई नीड टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ मोमेंटम। तो आपने इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया अपने काम के हिसाब से? मैंने उसके बाद बहुत मेहनत की अपने गानों पे, अपने वीडियोस पे, बहुत अलग अलग गाने गाए हैं बहुत। उसके बाद मैंने भोजपुरी भी शुरू किया गाना, क्योंकि बीइंग अ बिहारी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे गाने लोगों को इतने पसंद आते हैं, मेरे भक्ति गाने लोगों को इतने पसंद आते हैं। तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस जिस भाषा से भक्ति होनी चाहिए, उसको भी तो लोग सुने, उसको लोग बुरा क्यों समझते हैं। तो मैंने कहा कि अब इसको भी मैं गाऊंगी, तो इसीलिए मैंने भोजपुरी चैनल शुरू किया और वहाँ से मैंने भोजपुरी गाना शुरू किया। और लिटरली उस समय भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे भोजपुरी सॉन्ग्स को लोग इतना पसंद करेंगे, मतलब इतना पसंद करेंगे कि मैं एक लाइन बस स्टेज पे गुनगुनाती हूँ और पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है भोजपुरी गाने सुनने के लिए। ये जो आपका था ना भोजपुरी फिर बिहार को वापस देना, मतलब आई एम अप योर फैन बिकॉज ऑफ योर वॉइस, बट ये जो फैक्टर है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उन लोगों में से है ना जो कि उस चीज़ को बहुत वैल्यू करता है जहाँ से वो स्टार्ट बढ़ा है या फिर खड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डेवलप या फिर एक सक्सेस के बाद वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और वो उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये था कि
आपने उसको छोड़ा नहीं। आपके जो गाने भी आते हैं, वो मेरे क्वेश्चंस में भी था कि भोजपुरी ही क्यों? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, आप हिंदी भी गा सकते हो, हाँ। अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा है, बट आपने एक नीश को चूज़ किया और आपका थिंकिंग ये है कि मैं भोजपुरी को उस मुकाम तक पहुंचाऊं जो वो डिज़र्व करता है। हम्म। आपको कैसा लगता है कि जब आपको कोई कहता है कि भोजपुरी गाना गाती है और बहुत अच्छा गाती है? मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। कई लोगों को मैंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है इस भोजपुरी के गाने की वजह से, क्योंकि कई लोग जो नॉन बिहारी हैं उनको जब पता चलता है कि मैं भोजपुरी भी गाती हूँ तो बड़ा दया की दृष्टि से मुझे देखते हैं कि क्या भोजपुरी, क्यों, क्या ज़रूरत थी, इतना अच्छा करियर चल रहा है भक्ति। अच्छा, मैंने कहा मेरे भोजपुरी पहले सुनिए फिर आप जज करिएगा। जब मैं भोजपुरी भेजती हूँ और जब वो सुन के उधर से आते हैं तो कहते मेरे चैनल के लिए भी एक कर दो। लेकिन मैं किसी और चैनल के लिए नहीं करती हूँ फिलहाल, भोजपुरी अपने ही चैनल के लिए, क्योंकि भोजपुरी को मुझे एज अ करियर नहीं बनाना था। भोजपुरी गानों को मुझे अपने चैनल के थ्रू वो पहचान दिलानी है। तो बस यही है, भोजपुरी से मुझे प्यार है, अपनी मिट्टी से मुझे प्यार है। और पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि एक भोजपुरी गाना आते रहना चाहिए व्यक्ति के साथ एंड आई साथ। थिंक जो लेबल्स होते हैं वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे, सेंटिमेंट्स नहीं उनके पास, वो आपके गानों को आपको प्रमोट वो कर देंगे लेकिन। हाँ, थोड़ा तो कमर्शियल व्यू होता है हाँ। कि मार्केट में चले, और मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो वही चाहेंगे कि उसी हिसाब से बने। तो इसीलिए थोड़ा मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लाइफ चेंज हुआ आपका एंड यू केम अक्रॉस विद मल्टीपल ब्रांड्स। आपने उसको कैसे डील किया कि यार ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ऐसे भी करना है, वो भी करना है, तो हाउ यू मैनेज दोस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस? सो या, मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर ग्रोइंग फेज। तो मैनेज करना बहुत ऐसा मुश्किल नहीं लगा। जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती गई, मैं एक बार में ही किसी चीज़ के बारे में क्लियर हो जाती हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। अगर एक बार मैंने, वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, अगर मैंने उसको मना कर दिया तो कर दिया, दोबारा नहीं सोचती हूँ उसके बारे में। और कितनी भी छोटी चीज़ हो लेकिन उसके साथ कुछ भावना जुड़ी है, छोटा प्रोजेक्ट हो लेकिन उसके साथ कुछ किसी का किसी की अच्छाई, किसी की भलाई या फिर किसी की भावनाएं भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। मेरे लिए वो फिर छोटा बड़ा नहीं होता है। तो डील करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर रहती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लोग पर्सनालिटी को भी बहुत लाइक करते हैं, लाइक यू हैव अ स्माइलिंग फेस, बहुत थैंक लोग यू। आपको उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि यार मैम जितना अच्छा गाती है उतनी हम्बल भी हैं। आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करके हम लोग आए तो लोगों ने फीडबैक दिया कि नहीं मैम जैसे मिलोगे ना, यू विल फील लाइक कि यू आर मीटिंग समबडी वेरी नॉर्मल। वो नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ कोई सिंगर आया है, इतने बड़े दैट्स अ स्टार पे बिगेस्ट गाता है। कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू। सो वो चीज़ जितने भी मेरे जो लोग आपके गाने को सुनते हैं उनका था कि यार उनसे पूछना कि वो इतनी हम्बल कैसे हैं इस चीज़ को लेकर अभी भी। सेम बात बोलूँगी, माँ बाप के संस्कार हैं। हमेशा मेरे पापा और मम्मी हमेशा मुझे सिखाते रहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी नीचा और कोई भी ऊपर नहीं है, क्योंकि कब किसका समय बदल जाए और जिसको तुमने नीचा दिखाया है कब वो तुम्हें नीचा दिखाने के पोजीशन पे आ जाए, उस समय बड़ा बुरा लगेगा। तो कोई भी, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि हर हर किसी चीज़ के अंदर जीव है, निर्जीव है, सबके अंदर भगवान है। तो तुम अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगी, किसी से बुरी तरीके से बात करोगी, तो तुम कहीं ना कहीं भगवान का अनादर कर रही हो। अब अगर ऐसी बात आ जाए जहाँ पे वो व्यक्ति सामने से इंटेंशनली गुस्सा दिलाए तो फिर वो अलग कहानी है। उस समय तो इंसान को ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब खुद को दिखाना है कि मैं तो इतना बड़ा, मैं तो उतना बड़ा, ये वो बड़प्पन मुझे लगता है बोल के प्रूफ नहीं होता है कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो यूँ। मुझे लगता है बड़प्पन आपकी पर्सनालिटी में है और लोगों को खुद ही दिख जाती है। तो आपको बोलने, ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत पड़ गई मतलब आप हो ही नहीं बड़े। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हर किसी में आप भगवान देखते हैं तो आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। किस रूप में भगवान आके और आपसे नाराज़ हो जाएं, आपको नहीं पता, और सारी चीज़ें छीन लें, आपके सारे पुण्य खत्म हो जाएं, वो आपको नहीं पता है। तो इसलिए थोड़ा हम्बल रहना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये चीज़ बहुत आर्टिस्ट में होता भी है कि कुछ टाइम के बाद जिस तरह से शायद वो मिलते हैं ना मिलते हैं, आई एम नॉट श्योर वो कैसे डाइट करते हैं, बट वो चेंज दिखता है कि यार आई एम दिस आई एम दैट। तो वो आप में नहीं दिखा, तो ये सवाल मेरे दोस्तों की तरफ से था कि उनसे ओह सो पूछना। स्वीट। और मैम आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, आपने तो बहुत सारे गाने भी गाए हैं, बट जो आपके भक्ति वाले गाने होते हैं वो घर की मम्मी बहनें या फिर मंदिर में भी बजता है, तो वाई डिवोशनल सॉन्ग, मतलब कि इस पे आपका कैसा, क्योंकि एक डिफरेंस दिखता है। वाई डिवोशनल सॉन्ग का आंसर है मेरे पापा। हाँ हाँ। जब भी मैं फिल्मी गीत गाती थी तो बोलते थे फिल्मी फिल्मी ठीक है, एक दो भक्ति आते रहना चाहिए। तो छठ आया तो उनका फ़ोन आएगा कि एक छठ का गाना गा के डालो। फिर नवरात्रि आई तो उनका फ़ोन आएगा एक दुर्गा जी का गाना गा के डालो। फिर गणेश चतुर्थी आ जाएगी तो एक गणेश जी का गाना गा के डालो। ऐसे ही
शिवरात्रि में शिव जी का गाना गा के डालो। तो ऐसे ही करते 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 एक समय ऐसा आया कि मुझे भी ऐसा लगने लग गया। और भक्ति जब भी मैं गाती हूँ या जब भी मैं गाती थी बैक देन, तब भी मुझे जो रिएक्शन लोगों का मिलता था ना, वो रिएक्शन ऐसा होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्या गा दिया है। लोग मुझे लिटरली मैसेज करते थे, कमेंट करते थे, मेरे पास ये मैसेजेस पहुंचवाए जाते थे कि आप सिर्फ भक्ति गाइए, आप कुछ गाइए ही मत। मैं कहती थी मैं कैसे सिर्फ भक्ति गाऊँ, कैसे करियर ये वो। लेकिन अभी जब भक्ति ही करियर मिल गया है तो ऐसा मेरा मन हो गया है कि मेरा भक्ति के अलावा कुछ और गाने का मन भी नहीं करता है। मैंने अपने चैनल हिंदी वाला बिल्कुल छोड़ दिया 8 लाख सब्सक्राइबर के साथ। उस पर मैं व्लॉग्स कभी कभी डालती हूँ। मैंने हिंदी गाना ही छोड़ दिया। भोजपुरी गाती हूँ क्योंकि उसके पीछे भी इंटेंशन आपको पता है। बाकी भक्ति ही गाने का मन करता है, कुछ और गाने का मन नहीं करता है मेरा। आप पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं? सब। मुझे लगता है ना, पूजा पाठ के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैं दूर करना चाहती हूँ। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मूर्ति के पास गए, आपने दिया दिखाया, आपने अगरबत्ती दिखाई और आपने प्रणाम किया और बस हो गया। पूजा पाठ मुझे लगता है एक सोच है, पूजा पाठ एक बिहेवियर है, आपकी पर्सनालिटी है पूजा पाठ। जो लोग धार्मिक होते हैं वो अ, इन सब चीज़ों में कम बिलीव करें, बट उनका उनके बिहेवियर, उनका स्वभाव, उनका लोगों के प्रति रवैया, किसी की अच्छाई करना, किसी को बुरा ना बोलना, किसी के बारे में बुरा ना, चलिए ठीक है आप कर नहीं सकते हैं किसी को कुछ, कम से कम इंटेंशन तो मत रखो किसी के लिए बुरा। तो मुझे लगता है भक्ति आपका स्वभाव होता है, भक्ति एक सोच होती है, भक्ति सिर्फ दिखावा ये सब और ये सब नहीं होता है। तो मैं भक्ति करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ इस चीज़ के लिए कि कम से कम लोग मुझसे, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, अब लोग हर्ट होंगे मुझसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो मैं चाहती हूँ कम से कम लोगों को अपने बिहेवियर के ज़रिए हर्ट करूँ। और जब भी जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद किसी को हर्ट कर दिया, उस दिन रात को, उससे तो माफ़ी अब मांग नहीं सकती हूँ, तो मैं रात को भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान जी माफ़ करिएगा, आज पता नहीं कुछ हो गया है गलत मेरे से, मुझे फील हो रहा है कि किसी को बुरा लग गया होगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उससे माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, इसलिए आपसे मांग रही हूँ। तो मुझे लगता है यही भक्ति है। एंड आई थिंक भक्ति जो टॉपिक है ना, हर लोग के बस के बात नहीं है, क्योंकि भगवान आपसे खुद गवाते हैं। अगर आप में एक सरस्वती नहीं है तो शायद आप वो नहीं कर सकते। आप। आप छठ पूजा का बात कर रही हैं, जहाँ पे हम लोग के घर में क्या होता है, गांव जाते हैं तो बहुत ही प्रिकॉशन से करना पड़ता है कि बहुत। ये छू दिए तो 10 डांट लगता, अभी भी लगता है कि ये तुम डिस्टर्ब कर दिए। तो अगर आप छठ माता का गाना गा रही हैं तो वो जब तक आपके पास नहीं है, उनका ब्लेसिंग नहीं नहीं, पॉसिबल है। नहीं इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता, फिर इतने लोगों को टच नहीं कर पाता। फिर जितने मेरे छठ के गाने, जितने जिस तरीके से वायरल होते हैं, जिस तरीके से चलते हैं, मुझे पता होता है कि मैं छठ का गाना डालूंगी और लोग मुझे बहुत प्यार देंगे, मुझे पहले से पता होता है। इसलिए इस बार छठ का गाना मैं कुछ अलग लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। पापा की स्टोरी है और मोहित का डायरेक्शन है और मेरी आवाज़ है, तो कुछ अलग आ रहा है इस बार छठ का। और वाकई अगर भगवान आपको आशीर्वाद ना दे तो इतने लोग आपके छठ के गाने से या इतने आपके भक्ति गाने से कनेक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। छठ पूजा पे आप घर आते हैं छपरा में? कोशिश तो रहती है कि आऊँ, हम्म। और कभी कभी इधर उधर कहीं शोज़ में भी जाती हूँ। तो इस बार मैं छठ पूजा में एक बहुत ही बड़ा घाट है वहाँ, हर साल छठ मैया का पूजा बड़े धूमधाम से होता है, रायपुर वहीं जा रही हूँ। अच्छा, मतलब फैमिली में कोई छठ वगैरह पे करता है? मम्मी? फैमिली में हमेशा से छठ होता है, बचपन से देख रही हूँ, मम्मी करती है अभी, और मुझे लगता है मैं भी करूँगी जब टाइम आएगा। तो कैसा फील होता है छठ में आप ही गाना बज रहा है घर पे? मुझे लगता है आशीर्वाद है भगवान का, जिस चीज़ को लोग इतना पसंद करते हैं उस चीज़ पे मेरा भी म्यूज़िक के द्वारा ही लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं ठेकुआ नहीं बना पाती हूँ, जिस साल मम्मी के साथ काम नहीं करा पाती हूँ, उस साल मुझे लगता है संगीत के द्वारा ही मैंने सेवा कर दी भगवान की, तो मुझे लगता है कि हो गया सार्थक। आप अपने आर्टिस्ट वाले लाइफ को और नॉर्मल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट के लिए बार बार एक ही चीज़ काम करना मेंटल फैटिग भी होता है। हाउ यू मैनेज, मतलब आप कैसे डिवाइड करती हैं? फैमिली, फैमिली। फैमिली, फैमिली, उनका प्यार, उनका तरीका मुझे ट्रीट करने का, तो मुझे लगता है कि हो जाता है। मैं जब भी थक के काम से घर जाती हूँ, एक एक हफ्ते तक का ट्रैवल है, टूर है, शोज़ हो रहे हैं, उसके बाद मैं जब घर जाती हूँ तो दे मेक मी फील सो कंफर्टेबल कि मैं अपने स्ट्रेस को बिल्कुल उधर भूल जाऊँ और घर पे इंजॉय करूँ। माई डॉग्स, आई हैव 8 डॉग्स, सो कई कई मैंने वीडियोस भी ऐसे देखे हैं जिसमें लोग डॉग्स के बारे में बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए, घर का ये अशुद्ध हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रेम से बड़ी शुद्ध चीज़ और कुछ नहीं है, और अगर आपको प्रेम है उसके लिए और उसको प्रेम है आपके लिए और वो आप फील कर पा रहे हो, तो वो क्या ही अशुद्ध करेगा, उसमें भी भगवान देख लो।
एंड द वे दे लव यू बैक इज वेरी डिफरेंट। इट्स मतलब उसका कोई मैच नहीं है दुनिया में। जिस तरीके से वो लोग प्यार करते हैं, मेरे को अगर इस टॉपिक पे आप बोलने के लिए बोलेंगे, मैं 1 घंटा और पॉडकास्ट कर लूँगी। तो मेरा डॉग्स के साथ इस तरीके का कनेक्शन है कि कई लोगों को बुरा लगेगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं उनमें भी भगवान देखती हूँ। जिस तरीके से वो हंसते हैं और जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से वो खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण अगर कोई हंस रहा है, वो बच्चा मेरे वजह से इतना खुश है क्योंकि मैंने उसको ऐसा प्यार, ऐसा माहौल दिया है, तो मुझे लगता है कि वही भगवान की सेवा है। कोई भी जीव अगर आपकी वजह से खुश है, वो इंसान हो, वो जानवर हो, तो वही भगवान की असली सेवा है, वही भक्ति है। जैसा कि मैंने बोला कि भक्ति एक सोच है। और वो कोई बदलते नहीं है। आपका दिन खराब होगा, आप गुस्से में और हैं, सबसे बड़ी बात, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि घर का मालिक आया है या घर का नौकर आया है या घर का ड्राइवर आया वो है, जिनका हिलते रहे। उनके लिए सब इक्वल है, सबसे वो उसी तरीके से मिलते हैं। तो मुझसे जिस एक्साइटमेंट में मिलते हैं, जो घर के सर्वेंट्स हैं, उसी से भी, उनसे भी उसी एक्साइटमेंट में मिलते हैं। वो कभी अलग नहीं रखते हैं कि ये तो मालिक है भाई, ये तो वो है, ये तो वो है। तो भाई उनसे बेहतर और उनसे साफ दिल कौन हो सकता है? और उनको प्यार ना करूँ तो क्या करूँ, मैं तो करूँगी। आपकी इस बात को बहुत रिलेट करते हैं। मेरे पास भी एक डॉग था, 10 साल से था, वो लास्ट ईयर नहीं रहा, लेकिन जो एक मेमोरी होता है ना, जो आप वेलकम करता है। हम लोग महीनों भर बाहर होते थे और वो पता नहीं क्या था उस चीज़ में कि वो ना, हम लोग फ्रेम में नहीं है, गेट पे उस कॉर्नर पे है, उसको दिख नहीं रहा है, उसका पूछ हिलना शुरू हो जाता है कि कोई आने वाला है। और वो फीलिंग मम्मी रिकॉर्ड करके भेजती थी कि देखो, झूठ बात नहीं, वो लोग आहट समझ जाते हैं कि ये जो आहट। आपको ना आपके डॉग से ज्यादा वेलकमिंग इस दुनिया में कोई फील नहीं कराएगा। जब आप घर पे जाते हैं तो वो इतने खुश होते हैं, जैसे हम उतने खुश कभी कभी होते हैं। जैसे हमें अगर विदेश जाना हो, वीजा लग गया, तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये वो आपके हर बार, भले आप 5 मिनट के लिए जाके आओ, लेकिन आपके हर बार के विजिट पे इतने खुश होते हैं, ये आ गया, ऐसे फील कराते हैं। मैंने बोला ना, अगर मुझसे बात करेंगे तो इसमें 1 घंटा और बात कर सकती हूँ। तो मेरा प्रेम डॉग्स के लिए, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ कुत्तों को ये लोग प्यार करते हैं, मॉडर्न है ये लोग। मेरे घर गाय भी हैं, मेरे घर बिल्लियाँ भी हैं, चूहे भी थे कुछ टाइम पहले, चिड़िया भी है। तो मेरे घर में जितने पॉसिबल जानवर होते हैं जिनको आप रखा जा सकता है, जिनकी सेवा की जा सकती है, मेरे घर वो सारे जानवर हैं। नहीं आपको विश्वास है तो मेरे गांव में आके देख लीजिए और मुंबई वाले घर में आके देख लीजिए। तो सिर्फ डॉग्स नहीं है। डॉग्स की बात इसलिए होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। वो आपके साथ आपके बेडरूम में भी रहते हैं, बेड पे भी रहते हैं, आपके साथ कहीं जाते भी हैं, कार में भी ट्रैवल करते हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बात हो जाती है। बट हमारे पास गाय भी हैं, और आपको बता दूँ कि मेरे घर जितनी गाय हैं वो सारी अडॉप्टेड है, किसी को खरीदा नहीं गया है, सड़क से उठाई हुई हैं, भले दूध दे ना दे, उनकी सेवा होती है। सो आई मैंने होप। देखा आपके डॉग्स की वीडियोस बहुत प्यारे से होते हैं। कभी कोई इधर से आता, कोई इधर से आता, घर में एक महफिल सा जमा हो जाता है वहाँ पे। मेरे वॉलपेपर में भी ओके। मैं दिखाती हूँ, वो दिखाता हो कितना लेट प्यार मी करते शो हैं डॉग यू। से। मेरे वॉलपेपर पे भी डॉग ही हैं। और एक ही नहीं, जितने वॉलपेपर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ये हो गया ना, ये सिर्फ डॉग्स ही हैं। वाओ। यू कैन सी द डॉग्स ओनली। और एक मेरी मम्मी है बस। तो आपको दिख गया होगा कि डॉग लवर हमारे सामने बैठा हुआ है, और जो भी डिबेट चलते रहता है आजकल कि मैम स्ट्रीट डॉग को हटाओ, वो डॉग को हटाओ, आई थिंक ये क्यों हटाओ? अननेसेसरी है। इस दुनिया में आके सबको बराबर की जगह मिली हुई है। जस्ट दैट कि हमारे पास दिमाग ज़्यादा है तो हमने ज़मीनें खरीद ली, हमने उस पर घर बनवाए, हमने उनको भगा दिया। लेकिन ये उनका भी तो उतना ही हक है जितना आपका हक है। तो थोड़ा सा अगर आसरा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही, मतलब ऐसे सोच पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। वेल मैम, आपने स्ट्रेस और डिवोशन का बात किया, एंड हमने आपको एक चीज़ देखा था कि आप रिसेंट पास्ट में स्वामी प्रेमानंद जी के पास भी गई। वो एक्सपीरियंस लोग पता नहीं, आजकल तो उनका जाता रहता है कि वेट टाइम 1 साल का है, 2 साल का है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, और आपको क्या लगता है कि हाँ सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को चेंज करता है, फिर एक कामनेस रहता है लाइफ में? देखिए, उनके जितने वीडियोस आते हैं उसको सुन के कितने लोगों के लाइफ में बदलाव आए हैं। स्पेशली जो युवा, जो बिल्कुल भटक गए हैं, जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, स्पेशली जो लोग पता नहीं किस किस थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आज वो लोग उनके उनके वचनों को सुन के, उनकी बातों को सुन के वो लोग और कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना कुछ। मेरा मेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, और उसके रूम में भी प्रेमानंद जी की फ़ोटो लगी हुई है, क्योंकि उनकी बातों ने उसके लाइफ में बहुत असर डाला है, बहुत चेंज किया है। वो कुछ गलत तो बताते नहीं हैं, कुछ गलत तो सिखाते नहीं हैं। और रही बात वेट टाइम, 1 साल 2 साल, जब इतनी भीड़ में, इतनी संख्या में लोग जाएंगे, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि
मतलब कम से कम लाख 2 लाख की संख्या में गए और सबसे पहले वही चले जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के वेट कराते हैं, लेकिन अगर इतने लोग इतनी संख्या में जा रहे हैं तो एक तरीका होता है ना मिलने का। एक इंसान से 1 लाख लोग 2 लाख लोग एक साथ तो नहीं मिल सकते हैं। तो अगर वेट करना भी पड़ रहा है, आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मिलना है, कुछ सीखना है तो वेट कर लो। नहीं तो आप टीवी पे उनको देख ही रहे हो, आप उनको फोन्स में देख ही रहे हो, वो सुनते रहो। आपको पर्सन कैसा फील हुआ वहाँ पे बैठ करके उनका लाइव देख करके उनको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जब अंदर गई तो मुझे वो आंख बंद करके, और मैं सबसे पहले ही गई थी तो वो ध्यान में लगे हुए थे, तो वो आंख बंद करके और ध्यान में लगे हुए थे। और मुझे, मैं वहाँ गई तो मैं सवाल ही भूल गई कि मैंने किया क्या था। मुझे समझ, क्योंकि उनको देख के वो ऐसी दिव्यता है उनके अंदर। और जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग ऐसे ही दिखते हैं, जो लोग परम ज्ञानी होते हैं वो लोग ऐसे ही दिखते हैं। और आज तक उन्होंने कोई खराब बात कुछ ऐसी बताई नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत ज्ञान है और दिव्य ज्ञान है। तो मैं वहाँ गई तो मैं भूल गई कि मैं क्यों आई हूँ, मैं उनको देख रही थी। फिर मेरा सवाल आया, जो पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने मेरे सवाल का जवाब भी दिया। एक्चुअली मेरे सवाल का जवाब, मेरे गिल्ट में मैंने वो क्वेश्चन लिखा था कि इतनी मतलब लाइफ में इतना कुछ है, साथ में भक्ति भी है, वो उसको भी मेंटेन करना है, और साथ में हम शोज कर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े जगह जा रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इतनी लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ भगवान मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिल सकते हैं, भगवान क्यों नहीं मिल सकते हैं। बस यही है कि इसमें भी किसी का दिल ना दुखे, इसमें भी किसी को हर्ट ना हो। सही मार्ग पे चल के अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको भगवान मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि हम अपनी मेहनत का और अपनी सारी चीज़ों का कमा रहे हैं, और मैं पीठ पीछे क्या कर रही हूँ, कितनों की हेल्प कर रही हूँ, कितना चैरिटी कर रही हूँ, मुझे वो सब सोशल मीडिया पे डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो आपने जो किया वो ज़ीरो हो गया। कई लोग इंस्पिरेशन के लिए डालते हैं, लेकिन मैं इंस्पिरेशन के लिए भी नहीं डालती हूँ, और मैं आगे भी नहीं डालूंगी। तो ठीक है। वो सेगमेंट आपको हम देखे थे और हमको बहुत अच्छा लगा था कि मास्क पहने थे शायद आप उस दिन, और वो पूरा जो जिस तरह से वो बताया आपके आंसर्स को भी, तो लगा कि कितना इजीली कोई इंसान उसको आंसर कर देता है। क्वेश्चंस तो चलो हज़ार आ रहे दिन भर के, आंसर रेडी होना, वो भक्ति या फिर वो जो आप बोलती है ना ध्यान में थे, वो वहीं से आ वो सकता है। वहीं से आ सकता है, वो इतनी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मुझे लगता है मैंने लिख के दिया था, और जाके वो जमा हुआ था वहाँ पे, और तुरंत ही उसका आंसर आ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्रिपेयर करके बैठे रहते हैं, उनका एकदम। और ये तो ऐसा सवाल है, मुझे लगता है कि इसका आंसर तो वो कई लोगों को दे चुके होंगे। मैम आप चलो, आपका स्टार्ट भी हो गया करियर, आपने गाने बहुत सारे गाए, आप अभी एक्टिव पर्सन भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कि आपको करंट इंडस्ट्री कैसा लगता है वहाँ का? क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर ग्रोथ के लिए क्या चांसेस हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो हैं, अगर उसको सही वे में इस्तेमाल किया जाए। भोजपुरी गाने गाने पे कितने व्यूज आते हैं, मुझे लगता है हिंदी में भी उतने गाने पे व्यूज नहीं आते हैं, फिल्मों पे उतने व्यूज नहीं आते हैं जितने भोजपुरी पे आते हैं। तो उस व्यू को अगर हमारे कल्चर को बढ़ाने में और हमारे कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज़ किया जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं बहुत सारे। आपको मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑफर आया कि फुल एल्बम करना है भोजपुरी हाँ, मुझे आया डेडिकेटेड? है, कई बार आया है फिल्मों में गाने के लिए। एंड जब से मैंने भोजपुरी स्टार्ट किया, स्पेशली फिल्मों में गाने के लिए एंड उनके एल्बम्स में गाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। जिस दिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिससे लगेगा कि वाकई जो मेरा इंटेंशन है भोजपुरी गाने का वो इसमें फुलफिल हो रहा है, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। भोजपुरी के कुछ कुछ सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाना, जैसे पवन सिंह का नाम लो या फिर मनोज तिवारी, आपने कभी इन लोग से मिली या फिर कोलैब का कुछ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? एक कोलैब का तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मिली हूँ मनोज तिवारी जी से। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी एक स्पेशल चीज़ के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पवन जी से भी मिली हूँ। उन्होंने बहुत ऑन द स्टेज उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जितनी जनता थी उनके बीच। तो मैं तो मिली हूँ। उनका गाने का तरीका भी बहुत यूनिक है, वो तो रॉ गाते हैं। रॉ गाते हैं और बहुत फीलिंग है उनकी आवाज़ में। उनका भी एक गाना आया था बीच में, वो जनरली ऐसा लगता है लेकिन वो इतना रॉ था कि लोग उसको बहुत लोग अट्रैक्ट कर रहे थे इस चीज़ से कि यार ये आवाज़ और उनमें एक जो गायकी होता है ना, वो गायकी दिखता है उनमें चीज़ में। मैम बॉलीवुड और भोजपुरी का क्रॉसओवर हो रहा है इस टाइम पे, आप देखें बहुत सारे भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर सिंगर्स भी गाना गा रहे हैं फिर मूवी में अपीयर हो रहे हैं। आपको कैसा लगता है इस चीज़ का क्रॉसओवर को देख करके, कि ये वेलकमिंग है आपके लिए या फिर जस्टिस हो रहा है भोजपुरी के साथ वहाँ पे? हाँ, ये वेलकमिंग ही है, अच्छा हो रहा है। एक उस लेवल पे जा रहा है भोजपुरी अगर, और
वैसे जगहों पे अगर भोजपुरी को सम्मान मिल रहा है पूरे देश में और ग्लोबली पहुंच रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी ऐसा हो, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, मेरी तो शुभकामनाएं है। आपने टी सीरीज के साथ भी काम किया, आपने और भी लेबल्स के साथ काम किया, क्या आपको कुछ सोलो हिंदी एल्बम ऐसा कुछ करना है आगे जा कर के? हिंदी एल्बम? हिंदी तो मैंने अभी नहीं सोचा है। भोजपुरी? भोजपुरी में नहीं सोचा है मैंने, मुझे भक्ति ही गाना है। भोजपुरी तो मैं अपने चैनल के लिए कर ही रही हूँ। बाकी अगर मैंने जैसा बोला कि मुझे अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखेगा जिसमें मुझे ये लगेगा कि जो मैं भोजपुरी के लिए सोच रही हूँ, जो मेरी इंटेंशन है भोजपुरी का, अगर वो फुलफिल हो रही है उस चीज़ में, तो मैं ज़रूर फिर गाऊंगी। चलिए आपकी बात करते हैं रिगार्डिंग योर नॉर्मल डेज, जब आपका काम नहीं हो रहा है, एंड हाउ यू डू इज गो बाय। आप कैसे अपने दिन को प्लान करती हैं जब आप काम नहीं कर रही हैं? मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं मुझे सिर्फ आराम करते हुए पाएंगे आप। मैं सिर्फ पूरे दिन आराम करती हूँ, कभी काउच पे, कभी सोफे पे, कभी नीचे डॉग्स के साथ, कभी बेड पे। मैं सिर्फ आराम करती हूँ। मुझे, अगर आपने मुझे बिना काम के देख लिया तो मैं बिल्कुल होमलेस लगती हूँ। आपको लगेगा नहीं कि मेरे पास कुछ भी है बढ़िया पहनने को, कंगी वंगी करने को। मैं बहुत होमलेस टाइप रहती हूँ। तो इस तरह मेरा दिन बीतता है। आप वहाँ जाती हैं जहाँ पे आपने म्यूजिक स्टार्ट किया था, अपना करियर जब बचपन में थे, वहाँ पे लोग आपसे मिलते हैं अभी भी, जो हाँ, टीचर? मेरी फ़ोन पे बात हुई है। हाँ। गई नहीं हूँ एक बार भी, लेकिन हाँ मेरी फ़ोन्स पे बात हुई है, और इनिशियल जो भी लोग थे उनसे मैं जुड़ी हूँ फ़ोन से और सोशल मीडिया से। आपको पर्सनली कैसा फील होता है? आप कंपेयर कीजिए अपने आप को क्लास 2 वाली स्वाति से, कंपेयर टू दिस मुझे डे। लगता है मैं अभी भी क्लास 2 में ही हूँ। मुझे लगता है मैं अभी भी वही स्वाति हूँ। उसके अंदर भी सेम जोश, सेम मतलब उतनी ही नोटी थी। मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ नहीं, मैं बहुत नोटी हूँ। और ये बात सब लोग, मेरे करीबी लोग जानते हैं। मैं बहुत परेशान करती हूँ लोगों को, बहुत जोक्स क्रैक करती हूँ, और बहुत लोगों मतलब अपने ही लोगों का मजाक भी बहुत बनाती हूँ। तो मैं बहुत नॉटी हूँ। तो मुझे लगता है अभी भी मैं वही हूँ, और मुझे वही चीज़ पूरी लाइफ मेंटेन करनी है। मुझे कभी गंभीर और बड़ा नहीं बनना है। मैं वैसे ही खुश हूँ। आप मुझे कभी मेरे डॉग्स का के साथ देखना, आपको लगेगा नहीं कि मैं हूँ। तो हम देखते हैं आपका ब्लॉग्स वगैरह, तो हम फॉलो किए थे उस टाइम पे, और आपका जो एक्सप्रेशंस था ना, जो आपके टीममेट्स रहते हैं पीछे, तो वो एक माहौल सा रहता है और बहुत अच्छा लगता है देख करके। वो चीज़ कुछ ना प्लान्ड होता है जो अपने हेलो गाइस करके स्टार्ट करती है, एंड वो इतना रॉ और अच्छा जाता है ना। तो व्यूअर्स को क्या चाहिए? व्यूअर्स को चाहिए कि एक यूनिक काइंड ऑफ कंटेंट जो कि आपको हंसाए, और आपके कंटेंट में वो चीज़ बिल्कुल रहता है, और वो चीज़ हम लोग को बहुत हंसाता भी है, एंड हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और शायद यही वजह भी है ना कि आजकल जो यंग लोग भी है ना, वो बोला कि हम 2-3 लोग से पूछे कि मैम का शूट है, तुम उनको जानते हो? हाँ जानते हैं। तो कौन सा गाना जानते हो? तो अरे ये गाना राम आएंगे गाई थी, वो उनसे सबसे जानते हैं यार। तो बोले पुराना गाना बताओ, तो उन्हें उसका भी नाम लिया। तो इसलिए आपको हम बताए भी थे कि 2-3 लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं उनके ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं, और वो ना बहुत हम्बल है। और तुम उनसे अगर मिलोगे भी तो आई थिंक कि वो चीज़ आपको दिखेगा कि यार वो उतनी हम्बल भी है, और मुस्कुरा के ही बात करती है, और तुमको क्या फील नहीं बात होगा। है, आज लोगों ने मुझे खुश कर दिया, थैंक यू। दशहरा का टाइम आ रहा है मैम, अभी पटना में दशहरा चल रहा है, छठ पूजा आने वाला है। आपका कुछ नया गाना ऐसा जो आप प्लान किए हैं छठ पूजा के लिए स्पेशली, या फिर दशहरा के लिए? दशहरा पे मेरा गाना ऑलरेडी आ चुका है। एक डांडिया सॉन्ग आया और एक जगदम्बा घर जो मैंने सबसे पहले गाया। और छठ का अभी प्रोजेक्ट बहुत, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो सुनिएगा आप सब। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना पता है कि आप सब रोए बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ भी 1-2 लाइन आप बताएं उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल नहीं, सरप्राइज है लोगों के लिए। सरप्राइज है। एंड मैम कुछ सवाल ही बचेगा मेरे पास आपके लिए। आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, एंड स्पेशली बहुत लोग बिहार से हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको रिगार्डिंग कि आपने अपने लाइफ के करियर को कैसे शेप अप किया, व्हाई यू आर सो मैंने हम्बल? करियर के बारे में एक्चुअली सबको बहुत सारी मैसेजेस दे दिए। मैं आज मैसेज देना चाहती हूँ सारे बिहारियों को कि बिहारी होने पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कीजिए। बिहारी होने पे बहुत इस बात का आप घमंड लीजिए कि आप बिहार में जन्मे हैं, क्योंकि आपके बिहार में ही छठ महापर्व जो आने वाला इतना बड़ा पर्व होता है, और कहीं नहीं होता है आपके यूपी बिहार में। तो आप इस चीज़ का घमंड करिए कि आप बिहारी हैं। ऐसे ऐसे जगह पे, जिस जगह पे माँ सीता का जन्म हुआ, जहाँ पे राम जी का विवाह हुआ, ऐसे जगह पे आपका जन्म हुआ है। और इस चीज़ को आगे दुनिया के सामने बहुत अच्छे वे में दिखाइए और बहुत अच्छा काम कीजिए। तो बिहारी होने पे आज मैं यही आप सबको बोलना चाहती हूँ कि मुझे एज अ बिहारी होने पे गर्व है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपने काम के द्वारा गर्व फील कराएं। थैंक यू। लास्ट सवाल रहेगा हमारा कि हमारे चैनल का नाम बेटा ब्रेक थ्रूज है, जिसका एम है बिहार के लोगों को बुलाना और उनके लाइफ के जर्नी के बारे में बात करना। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट्स, वी आर सेलिब्रेटिंग देयर जर्नी। ओह नाइस। आपको कैसा लगा शो पर आके, थीम वाइज, मीविंग द होस्ट, हाउ यू फेल्ट?
बहुत अच्छा लगा। एंड होस्ट भी बहुत हम्बल है, थैंक यू। आपका चैनल ऐसे ही ग्रो करे, बहुत आगे जाए। आई लव दिस फिश, बहुत प्यारी है ये। और ये बुक आपने लिखी है? ये बुक मैंने लिखी है और ये बुक आपके लिए था। और ये ओह, बुक, आई एम अ राइटर, तो ये बुक मैंने थैंक आपके लिए यू। लिखा है। एक और बुक भी है। क्या बात है। तो सो बिहारी ये सब करते हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी कि मुझे भी प्राउड फील कराइए, तो एक बिहारी यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ये देने के लिए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था ऑडियंस से कि हमने शो का स्टार्ट गाने से किया था, हम लोग एंड भी उससे करेंगे। मैम, जो राम आएंगे गाना वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मेरे घर के जो लोग हैं जिनका हेलो ट्यून हम चाहते हैं, उनका हेलो ट्यून ये वाला जाए प्लीज़। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी शो है तो गाना ही है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। गूज़बम्प्स अगेन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने टाइम दिया। बहुत टाइम से मन था आपसे मिलने का, बात करने का। आई एम श्योर हम लोग रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको थैंक यू सो एपिसोड मच। पसंद आएगा, एंड आई होप जो भी लोग मिसकॉन्सेप्शंस थे, ये एपिसोड आपके लिए है। नवरात्रि का टाइम है, इसको देखिएगा 2 दिन बाद, चाहिए इंजॉय कीजिए, बाहर गोलगप्पे चाट जो भी खाना है खाइए, एंड एंजॉय योर टाइम इन पटना। थैंक यू सो मच मैम, एंड आपसे थैंक मिलकर यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।